अच्छा जी, आपका जो कोर्स है उसका नाम है सिस्टम नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। इसका जो प्री रेक्विजिट है ये 3 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर कोई आपका प्रैक्टिकल काम नहीं है, मतलब लैब वर्क नहीं होगा इसके अंदर। ये थ्योरी है आपकी सिर्फ। और वो 3 क्रेडिट जो है 3 क्रेडिट का ये आपका वाला जो है कोर्स उस पर मुश्तमिल है। उसके अलावा इसका जो प्री रेक्विजिट सब्जेक्ट है वो आपका CCN, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। प्री रेक्विजिट का आप सब लोगों को बखूबी पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि पिछले सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा होता है। आपका जो ये SNA का कोर्स है, जिसका एब्रीविएशन जिसको हम SNA बोलते हैं, इसका जो प्री रेक्विजिट है वो आपका CCN है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको CCN आता होगा या CCN के अंदर जो भी बेसिक चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम है, सिस्टम किस चीज़ को बोलते हैं, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क कैसे बनता है, या नेटवर्क के अंदर डिफरेंट जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क के जो मॉडल्स हैं वो डिस्कस किए थे हमने बड़ी अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को उन तमाम चीज़ों का पता होगा, उन चीज़ों का आइडिया होगा, तो ही आप एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से CCN पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, आप लोगों को चीज़ों का पता होगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है वो सजेस्ट किया था कि आप लोग एक बार दोबारा से CCN कोर्स को देख के आएँ, ताकि आपके लिए ये वाला कोर्स जो है वो पढ़ना ज़्यादा आसान हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं, एक तो सिस्टम और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम सिस्टम किसको कह रहे हैं? सिस्टम है आपके नेटवर्क की टर्म में अगर हम बात करें तो सिस्टम है आपके वो वाले कंप्यूटर्स, वो वाले नोड्स, वो वाले सर्वर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि किसी एक डाटा सेंटर के अंदर काम कर रहे होते हैं, या किसी एक लैन के अंदर कन्फिगर्ड होते हैं कोई भी डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्किंग की कोई भी डिवाइसेस हो सकती हैं। वो आपका कोई PC हो सकता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर, वो आपका कोई लैपटॉप हो सकता है, वो आपका कोई सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर मशीन, कोई इंटरनेट वर्किंग की जो डिवाइसेस होती हैं आपके, राउटर्स हो गए, स्विच हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि उन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, मैनेज करना है, किसी अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, वो तमाम डिवाइसेस जो लगी हुई हैं, ऑब्वियसली वो तमाम की तमाम डिवाइसेस एक तो कन्फिगर्ड होंगी। सबसे पहले उनके ऊपर कोई ना कोई एक हार्डवेयर चल रहा होगा जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हर डिवाइस का, हर कंप्यूटर का अपना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि जिसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के जो कस्टमाइज एप्लीकेशन होती हैं, डिफरेंट तरह के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको चला सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई हार्डवेयर मौजूद होना चाहिए। हार्डवेयर क्या होता है आपके पास? वो वाला आपकी जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती हैं, आपकी रैम होगी, उसके अलावा हार्ड ड्राइव होगी, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब आपके पास अच्छे सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, एक तो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आपके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सारी चीज़ें नेटवर्क के अंदर आ गई कि आपने नेटवर्क के अंदर इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली जो काम होता है वो उन तमाम की तमाम चीज़ों को मैनेज करना होता है। ठीक है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास कंप्यूटर पड़ा है, आपके पास डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं जो आप अपने पर्पज़ के लिए या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को आपने इंस्टॉल कैसे करना है, उनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका नेटवर्क बना हुआ है, जिसको हम बेसिकली जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है। अब ज़ाहिर सी बात है कि तमाम की तमाम जो यूज़र्स हैं वो एडमिन नहीं हो सकते। ठीक है, हर यूज़र को आप तमाम की तमाम परमिशंस नहीं दे सकते। कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको आप ये कहते हैं कि ये वाले यूज़र जो हैं वो सिर्फ डाटा को रीड कर सकें। ठीक है, इनके पास इसके अलावा कोई अथॉरिटी ना हो डाटा को डाउनलोड कर सके। इसके अलावा अल्ट्रेशन जो होती है डाटा के अंदर, कोई चेंजिंग, कोई भी किसी किस्म की तब्दीली, वो ये जो गेस्ट यूज़र्स होते हैं वो ये वाली तब्दीली, वो ये वाली चेंजिंग ना कर सकें। जो एडमिन यूज़र होता है, ठीक है, जो आपका एडमिन पैनल होता है, वहीं पे तमाम की तमाम चीज़ें मैनेज हो सकें। तो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली पर्पज़ होता है ये। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक छोटी सी एग्जांपल से हम इस चीज़ को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आप देखते हैं कि आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं, बैंक के अंदर जाते हैं जब, तो आपके पास कुछ लिमिटेड सी फंक्शनैलिटी होती है। आप क्या करते हैं, सिंपल, कि आपके पास एक कार्ड होता है, उस कार्ड के अगेंस्ट आपके पास एक पिन होता है जो आपने खुद अपना एक्टिवेट करवाते वक्त जो अपना पिन लगाया होता है, उस पिन को यूज़ करते हुए आप अपनी वहाँ पे कुछ डिटेल दे सकते हैं, कुछ डिटेल सिर्फ देख सकते हैं। लाइक आप वहाँ से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपनी कैश वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको एक छोटी मिनी स्टेटमेंट या ई स्टेटमेंट मिलती है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
अपना जो अकाउंट का नाम है वो देख सकते हैं। बाकी कोई बिल्स वगैरह होते हैं आपके यूटिलिटी बिल्स, उनको पे कर सकते हैं। लेकिन आप अपने उस अकाउंट नंबर को, या आपका जो वहाँ पे अकाउंट का नेम लिखा होता है, या आपका जो ईमेल वहाँ पे लिखा होता है, जो कि रजिस्टर करवाते हुए आपने अकाउंट को रजिस्टर कर अकाउंट बनवाते हुए आपने वो तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे लिखवाई थी, वो प्रिविलेजेस सिर्फ और सिर्फ उस एडमिन के पास होती है, या जो बैंक वहाँ पे बैंक मैनेजर बैठा होता है जिसने आपका अकाउंट बनाया होता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसके पास होती है। मतलब अगर आप अपने अपनी मर्जी से आप अपना ईमेल चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से आप अपना अकाउंट नंबर जो है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको बैंक की तरफ से अलॉट किया जाता है। उसके अलावा बाकी तमाम की तमाम फंक्शनलिटी, मतलब कुछ लिमिटेड सी फंक्शनलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ आपको प्रोवाइड की जाती हैं आपके पर्पज़ के लिए, आपकी आसानी के लिए। बाकी तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपका जो एडमिन यूज़र होता है वो सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। समझ आ गई जी? साथ साथ एक्नॉलेज करते रहें, कुछ फीडबैक देते रहें, पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ आ रही है, या आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। चलें जी, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जब लेक्चर लेते हैं फिर थोड़ी थोड़ी समझ आती है, जब उन चीज़ों को आप जाके पढ़ेंगे, दोबारा से डिस्कस करेंगे, बुक खोलेंगे, स्लाइड्स खोलेंगे, तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी। फिलहाल जितनी समझ आ रही है उतना जो है वो समझते जाएं, और अपना कोई रजिस्टर वगैरह या कोई भी चीज़ है तो उस पर नोट करते जाएं सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद ऐसे कंपोनेंट्स, ठीक है, हम इनको इन डिटेल डिस्कस नहीं करते, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरी आउटलाइन का। उसके बाद जब हम अपने उस लेक्चर की तरफ गए तो तब हम इन चीज़ को जो है इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ऐसे कंपोनेंट्स की मैं बात कर रहा था, आपके पास डिफरेंट तरह के हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स, आपके सर्वर्स, आपके क्लाइंट मशीन्स, डिफरेंट तरह के नोड्स, प्रिंटर्स, इस तरह की कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्क के अंदर यूज़ की जाती हैं, उनको मैनेज करना, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ना कोई एक स्क्रैच मटेरियल होता है, जिस तरह आपके पास कोई रॉ मटेरियल होता है, तो डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल्स को लेके जब आपने नए सिरे से कोई एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है, नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप जो नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है उसको डिज़ाइन करते हैं कि इस नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी ज़्यादा सूटेबल रहेगी, या जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं वो क्या क्या हैं बेसिकली। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल लेके या डिफरेंट तरह की कंपोनेंट्स, डिफरेंट तरह की चीज़ें लेके, तो आप पूरे का पूरा अपना नेटवर्क जो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें डाटा सेंटर्स की, या जो सर्वर मशीन होती हैं, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, इस तरह के बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उनको भी आपने मैनेज करना होता है। उनके ऊपर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके ऊपर जो सर्विसेज होती हैं डिफरेंट तरह की, लाइक DHCP, DNS, FTP, इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर इंस्टॉल करना और उन सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना डिफरेंट तरह के यूज़र के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाटा सेंटर के ऊपर या उन कंप्यूटर्स के ऊपर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सर्वर एनवायरनमेंट, आपको नेटवर्क डिज़ाइन करते हुए आप एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वर का एनवायरनमेंट, मतलब जो आपका डाटा सेंटर है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे जो सर्वर्स हैं वो किस तरह के यूज़ करने चाहिए, उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम उनकी रैम या रोम, जो उनकी हार्ड ड्राइव है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि सर्वर के ऊपर सारे का सारा लोड होता है। कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पेसिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके मुकाबले में आपका जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसकी पावर भी ज़्यादा होती है, उसकी रैम भी ज़्यादा होती है, उसकी हार्ड ड्राइव भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एज अ सिंगल कंप्यूटर उसने तमाम के तमाम यूजर्स जो होते हैं उनको मैनेज करना होता है। तो इस चीज़ को भी हमने देखना है, उस सर्वर की कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना है कि सर्वर की कॉस्ट क्या होगी। अब लाजमी बात है, हमें एक रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई एक सर्वर चाहिए, लेकिन हमने अपने जो बजट है उसको भी देखना है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा बजट भी उसके अंदर पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ये सर्वर एनवायरनमेंट यहाँ इस पूरे टॉपिक के अंदर देखेंगे। उसके अलावा आउटलाइन नंबर 3 है आपके पास जी, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मोस्ट डिमांडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट की बात करूँ तो आपके पास विंडोज़ है, ठीक है, 1975 से लेके अब तक जितनी भी विंडोज़ आई हैं उनकी डिफरेंट रिलीजेज हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उनको आपने देखना है, और उनका कंपैरेटिवली बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके साथ आपने कंपैरिजन करना है, देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, जो कि लिनक्स के अंदर या यूनिक्स के अंदर नहीं है, या फिर जो आपका iOS है, ठीक है, मैक जो कि एप्पल आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनके जो
ड्रॉबैक्स हैं, मतलब नुकसान क्या है उनके या फ़ायदे क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है। उसके अलावा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे, अच्छा जी, इस कोर्स के अंदर हम जो काम करेंगे या जिन चीज़ों की कन्फिगरेशन जो हमने सर्वर्स पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था DHCP, DNS, FTP, डिफरेंट तरह के सर्वर्स हैं जो कि हर सर्वर की अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर सर्वर अलग-अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। तो उनकी कन्फिगरेशन और उनकी इंस्टॉलेशन हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करेंगे उसको हम लिनक्स बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम लिनक्स का यूज़ करेंगे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। VMware जो डिफरेंट तरह के वर्चुअल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करके, तो उसके ऊपर लिनक्स की इंस्टॉलेशन करके, ठीक है, कि किस तरह से हमने लिनक्स को इंस्टॉल करना है, किस तरह हमने लिनक्स को कॉन्फ़िगर करना है, और कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करने के बाद किस तरह उसके ऊपर डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज हैं उनको हमने इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है जी, ये तमाम की तमाम सर्विसेज। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र्स और ग्रुप्स में क्या डिफरेंस होता है? यूज़र्स और ग्रुप्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इनको प्रिविलेजेस, परमिशंस, डाटा को रीड करने की, डाटा को एग्जीक्यूट करवाने की, डाटा को राइट करने की परमिशंस कैसे असाइन करनी है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। उसके अलावा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, नेटवर्क की सर्विसेज, कुछ नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा बूटिंग प्रोसेस, ठीक है जी, प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है, या बूट मैनेजमेंट क्या होती है। जब आपका लिनक्स कर्नल के हवाले, लिनक्स का जो कर्नल होता है, लिनक्स की जब हम बात करें तो वहाँ पे जब जैसे आपका सिस्टम ऑन होता है तो उस सिस्टम के बटन प्रेस करने से लेके उसके ऑन होने तक, आपको डेस्कटॉप शो होने तक, कौन कौन से मैकेनिज्म कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं जो उसके बैकएंड पे चल रहे होते हैं, उसको हम इन डिटेल जाकर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आईपी टेबल्स और फिल्टरिंग। आईपी टेबल्स बेसिकली क्या होते हैं? आईपी टेबल्स के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होता है, तो उसकी कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं, कौन कौन सी यूनिक आईडीज़ होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसको सिक्योर करना, कि जो आपकी नेटवर्क की ट्रैफिक है जहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं आपके नेटवर्क के लिहाज से, लाइक उसका नेटवर्क जो क्राइटेरिया है उसके अंदर डिफरेंट तरह के फैक्टर्स आते हैं आपके, लाइक आपके जो नेटवर्क है वो रिलायबल होना चाहिए, आपकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप के नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क बना लें, जब वो सही तरह से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, या स्लो होगा या उसके अंदर डिले आएगा, तो आपको उस नेटवर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3 चीज़ें जो वो आपको नेटवर्क क्रिएट करते हुए अपने माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपका नेटवर्क जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसका जो लेटेंसी रेट है या उसके अंदर जो डिले है वो कम से कम होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास जो नेटवर्क है वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए थोड़ा, उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मतलब कि जो है उसके अंदर मतलब ट्रबल शूटिंग वगैरह ज़्यादा जल्दी ना करनी पड़े। जो नेटवर्क लाजू बात है, जब नेटवर्क के अंदर जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं आपने, ये जो आपका हार्डवेयर है वो अच्छा है तो नेटवर्क ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तीसरी जो बात है वो है जी सिक्योरिटी। अगर आपने बड़ा अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन कर लिया है, बड़ा अच्छा मॉडल यूज़ किया है, बड़ी अच्छी एक कोई टोपोलॉजी डिज़ाइन करके बड़े अच्छे सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिए हैं, कॉन्फ़िगर कर लिए हैं बड़ी अच्छी कॉस्ट के, लेकिन उन सर्वर को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के बाद जो आप वहाँ पे ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप डाटा सेंड कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंसिटिव होती है, वो कोई थर्ड पार्टी या तीसरा बंदा उस इन्फॉर्मेशन को जो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। आपने डिफरेंट तरह के एनक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स हैं, डिफरेंट तरह के आपने वो लगाए होते हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसको भी हम इन डिटेल देखेंगे जब हम इस लेक्चर के ऊपर गए। उसके अलावा एडवांस फाइल सिस्टम एंड लॉग्स, लिनक्स के हवाले से कि लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसकी जो हायरार्की है फाइल की, इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा वो किस तरह का है। सबसे पहले कौन सी फाइल होती है, रूट फाइल, उसके अंदर उसके आगे कुछ लाइब्रेरी की फाइल्स होती हैं, कुछ बाइनरी फाइल्स होती हैं, इस तरह करके पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हमें हम एक डायग्राम के हवाले से एक एक डायग्राम को देखते हुए उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसको उन चीज़ों को भी समझेंगे। उसके अलावा शेल स्क्रिप्टिंग, बैश शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर आपने देखा होगा आपके पास एक ब्लैक विंडो ओपन होती है ब्लैक कलर की, जिसको हम CMD बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिनक्स के अंदर ही हम इस तरह कुछ काम जो है वो कमांड लाइन करते हैं, तो उसको बेसिकली शेल बोलते हैं, ठीक है। बैश कुछ कमांड्स होती हैं बैश की जिनको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने सर्वर्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके अलावा जी सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं इस कोर्स के अंदर वो ये सर्वर्स हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बेसिकली 7 सर्वर्स हैं,
तो इन सर्वर में से मतलब कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सर्वर जो पेपर में हर बार एक या दो सर्वर लाजमी आते हैं। तो इन सर्वर्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हमने अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, इनके लिए इनको कॉन्फ़िगर करने की कौन कौन सी कमांड होती हैं, इनको हम इंशाल्लाह जो है कमांड लाइन के थ्रू भी कॉन्फ़िगर करेंगे और GUI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले जी आपके पास FTP का आप लोगों को पता होगा, कुछ ना कुछ आइडिया होगा। उसके अलावा NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, सांबा सर्वर, DHCP, DNS और अपाचे सर्वर, ये हमने बड़ी अच्छी तरह जो है वो अपने CCN के कोर्स के अंदर डिस्कस किए थे। अच्छा जी, कोई बता सकता है DHCP सर्वर क्या होता है और कैसे काम करता है? डाटा स्ट्रक्चर प्रोसेस। सॉरी, सर ये डाटा को रिकवर करने के लिए डाटा को क्या करता है? DHCP सर्वर का डाटा में जो सर्वर है बेसिकली उसका काम क्या होता है? देखिए हर सर्वर का कोई ना कोई अपना एक फंक्शन होता है, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर सर्वर की। अगर हम FTP की बात करें तो ये बेसिकली एक सर्विस है FTP, ठीक है। DHCP भी एक सर्विस है। ये हमने पढ़ा था कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं, ये एक सर्विस है। इन सर्विसेज को जब हम किसी भी हार्डवेयर के ऊपर या किसी भी एक सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो वो हमारे पास, उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक DHCP सर्वर बन गया या DNS सर्वर बन गया। तीस ठीक। तो DHCP का क्या काम होता है शाबाश? एनीवन एल्स? स्मिना आप बताएं। स्मिना, आवाज़ नहीं आ रही है आपको? अच्छा जी, मैं बता देता हूँ आपको। DHCP सर्वर का बेसिकली काम होता है IPs वगैरह जो है वो असाइन करना डायनामिकली। लेट्स सपोज आपके पास एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास 100 से ज़्यादा या 150 या 200 इतने यूज़र्स हैं, तो हर यूज़र को इंटरनेट यूज़ करने के लिए, हर यूज़र को नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई एक IP चाहिए होगा। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उन 100 या 200 यूज़र्स को IP देने के लिए मैनुअली एक सर्वर के ऊपर बैठ जाएं, कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाएं, तो बैठ के हम हर कंप्यूटर को, हर यूज़र को अलग से जो IP असाइन करते हैं। ये काम तो जो है एक तो काफ़ी मुश्किल है और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो सर्वर यूज़ करते हैं उसको हम DHCP सर्वर बोलते हैं। और इस सर्वर का क्या काम होता है कि एक नेटवर्क के साथ जितनी भी डिवाइसेज अटैच होती हैं, चाहे वो 200 डिवाइसेज हैं, चाहे 300 हैं, चाहे हज़ारों की तादाद में डिवाइसेज हैं, इस सर्वर का क्या काम होता है कि उन तमाम की तमाम डिवाइसेज को ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक IP असाइन कर देता है एक लीज टाइम के ऊपर, ठीक है, थोड़े टाइम के ऊपर। जब तक वो डिवाइस कनेक्ट रहती है तब तक उसको एक IP असाइन कर दिया जाता है डायनामिकली। कोई भी IP हो सकता है एक नेटवर्क के अंदर से। तो जैसे ही वो डिवाइस जो है वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होगी तो कुछ टाइम के बाद वो वाला जो IP है वो किसी और डिवाइस को, हो सकता है वही वाला IP, सेम IP किसी और डिवाइस को मिल जाए, या फिर वो वाला IP जो है दोबारा से उसी डिवाइस को मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब डायनामिकली जो है वो आपके IP वगैरह वो आप किसी भी डिवाइस को या किसी भी कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली जो सर्वर है DHCP सर्वर, इसका काम होता है। उसके अलावा DNS, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, इसका क्या काम होता है कि आपकी जो डोमेन्स होती हैं उनको IP के अगेंस्ट, या फिर आपकी जो IPs होते हैं उनको डोमेन के अगेंस्ट जो है वो कन्वर्ट करता है, इस सर्वर का काम होता है। अच्छा जी, ये तमाम की तमाम जो थी आपके आउटलाइन के टॉपिक थे। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की जानब, और फर्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं एज आ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बाद ही जाके आगे आप इन चीज़ों को वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसकी क्या क्या रोल्स, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद जो है वो हम इन सब चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे बारी बारी। ओके जी, स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों के साथ लेक्चर 1 की? जी सर हो रही है। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, सिस्टम क्या होते हैं, और सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हम सिस्टम को, चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप चीज़ों को लेके किस तरह चल रहे हैं, चीज़ों को आपने किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, वो उसके अलावा एक जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी बेसिकली ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं।
अब ये नहीं कि एक एडमिन है एक नेटवर्क के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोई एडमिन है, तो उस एडमिन का काम होगा कि वही एडमिन जो है वो डेटाबेस को भी मैनेज करेगा, वही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिक्योरिटी को मैनेज करेगा, ठीक है, या वही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है जो वो नेटवर्क को मैनेज करेगा। मतलब हर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स होते हैं। एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कोई एक सेपरेट से बंदा होगा, ठीक है, जिसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। एक अगर डेटाबेस वहाँ पे यूज़ हो रही है कोई भी, तो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी लॉग्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, उन तमाम को देखने के लिए कोई एक सेपरेट से बंदा होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, आपका काम क्या है। अगर अब वहाँ पे सिर्फ नेटवर्क का काम हो रहा है तो वहाँ पे कोई एक बंदा होगा जो कि पूरे पूरे नेटवर्क मैनेज कर रहा होगा। अगर वहाँ पे कोई डाटाबेसिस का काम हो रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि इन चीज़ों को लेके चल रहा होगा। उसके अलावा आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं या यूज़र जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो की अगर मैं बात करूँ तो जब आप क्रिएट करते हैं विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे एक यूज़र का नाम मांगा जाता है, ठीक है, जो कि आपका एडमिन यूज़र होता है। इसके अलावा अगर आप देखें विंडो के यूज़र या कंट्रोल पैनल में जाके चेक करें तो वहाँ पे आपको और भी यूज़र जो है वो क्रिएट करने का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है, वो आपके गेस्ट यूज़र होते हैं। गेस्ट यूज़र का क्या मतलब है कि वो वाले यूज़र चीज़ों को सिर्फ देख सकते हैं, उनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, उस चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, मतलब उनके पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होती इस चीज़ की, ठीक है, उनके पास ये काम करने की परमिशन नहीं होती, डाटा को अल्टर करने की परमिशन नहीं हो सकती, किसी फाइल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, जो कि गेस्ट यूज़र होते हैं, ठीक है। तो इस तरह यूज़र भी बहुत सारे होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत सारे होते हैं, उनको भी हम देखते हैं आगे जाके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं वो आपके विंडोज़ है। विंडोज़ के अंदर भी आप इन जो मैंने सर्वर्स की बात की पीछे, DHCP DNS सर्वर, विंडोज़ के अंदर भी आप इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ विंडोज़ सर्वर्स हैं, विंडोज़ सर्वर 2008 है, विंडोज़ सर्वर 2012 है, उसके एक और वेरिएशन है विंडोज़ सर्वर 2012 R2, उसको भी आप यूज़ करके तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो नेटवर्क हमारा जो कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपने लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज़ करना है। तो ये वही कहानी लिखी है जी यहाँ पे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होती है, इसको किस तरह से मैनेज करना है, जो आपका सिस्टम है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आपका हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर के अंदर आपका CPU प्रिंटर, ठीक है, हार्डवेयर के अंदर आपका CPU आ सकता है, यहाँ पे मतलब रैम आ सकती है, रोम लिख लें, कोई भी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें भी मतलब जो हाँ आपकी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर मशीन, क्लाइंट मशीन, राउटर, स्विचेस, हब, ये सारी की सारी चीज़ें आपके नेटवर्क के अंदर आती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एप्लीकेशन वगैरह जो होती हैं जो आपके अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कुछ आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए यूज़ करते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई अगर एक मोबाइल वाली दुकान है तो वहाँ पे मोबाइल वाला जो बंदा है उसने अपना कोई एक जो सॉफ्टवेयर है वो अपना पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, चीज़ों को सेल परचेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया होगा या यूज़ कर रहा होगा। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी सर, आ रही है। ओके, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसमें मेरे हाल से इतनी कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। ये सारी कहानी जो मैंने शुरू से लेके अभी तक आपको बताई ये वही लिखी है यहाँ पे। उसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है। ये माइक ऑफ कर दें भैया अपना। अच्छा जी, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर कोई अपडेट्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास कुछ सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर कुछ सिक्योरिटी पैचेस होते हैं सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक माइक्रोसॉफ्ट की जिस तरह प्रोडक्ट है विंडोज़, तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद इसके अंदर कुछ अपडेट्स आती हैं। अपडेट्स का क्या मतलब है कि कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, उस सिस्टम की जो लुक है उसको ज़्यादा बेटर करने के लिए तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उसके अंदर जो है वो ऐड की जाती हैं। उसके अलावा जो आपके डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना, चीज़ों को अगर आपका कोई एक
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपकी कोई एक कंप्यूटर लैब है उसके अंदर अगर कोई सिस्टम या कोई एक डिवाइस बर्न आउट हो जाती है तो आपने उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करके लाइक एक सर्वर आपका अगर ख़राब हो जाता है तो सर्वर को उसका कोई हार्डवेयर जो है वो बर्न आउट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस हार्डवेयर को या पूरे के पूरे सिस्टम को आपने निकाल के रिप्लेस करना है। तो आप दोबारा से क्या करेंगे, अपना कोई नया सर्वर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर वो तमाम की तमाम सर्विसेज कन्फिगर करेंगे जो कि ऑलरेडी चल रही थी पहले। तो ये सारे का सारा काम जो है वो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसका होता है। इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है जी, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ है जी, यहाँ पे बैकअप्स, ठीक है। आपका जितना भी डाटा होता है सर्वर मशीन्स के ऊपर पड़ा हुआ उनका बैकअप भी आपने टाइम टू टाइम लेना होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि व्हाट्सएप का जो बैकअप है रात को 2 बजे आप देखते हैं डेली, अगर आप किसी ने डेली का ऑन किया हुआ है वहाँ पे ऑप्शन, तो डेली रात को 2 बजे जो है उसका बैकअप ले लिया जाता है और उस बैकअप को लेके आपका जो गूगल अकाउंट है, जो गूगल ड्राइव है उसके ऊपर रख दिया जाता है। इन केस कि अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है या मोबाइल किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो आपका जितना भी डाटा है व्हाट्सएप का वो लॉस ना हो, तो उस डाटा का बैकअप लेके आपकी ड्राइव के ऊपर रख दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ रिडंडेंट डिस्क होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपका डाटा कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगी होती है या कुछ इसके अलावा कोई और सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहाँ पे तमाम तमाम स्टोरेज स्पेस कन्फिगर्ड होती है या इंस्टॉल होती है, और ये आपका जितना भी नेटवर्क का या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है उसको वहाँ पे जाके रख दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो अगर आपका डाटा लॉस भी हो जाए तो। ओके जी, उसके बाद है नेक्स्ट, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी आपके नेटवर्क के अंदर। सबसे पहले आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्ट कैसे डिज़ाइन करना है आपने, सबसे पहले प्लानिंग करनी है। उसके बाद आपने अपना जो डोमेन मॉडल है उसको डिज़ाइन करना है। एक्टिव डायरेक्टरी डिज़ाइन करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है इसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे जब हमने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की बात की या जब हमने डीएनएस को इंस्टॉल किया। बेसिकली डीएनएस को इंस्टॉल करेंगे इन फ्यूचर जाके अपने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तब हम एक्टिव डायरेक्टरी की बात भी करेंगे और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ताकि चीज़ों की जो समझ आ सके कि क्या काम हो रहा है। ये 4 चीज़ें जो हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। आपने अपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेंटेन रखना है, उसके अलावा यूज़र को सपोर्ट देनी है। उसके अलावा जो आपके हार्डवेयर्स हैं डिफरेंट तरह के वो कौन कौन से यूज़ होंगे इस चीज़ को भी आपने देखना है। एडमिनिस्ट्रेटर आपके कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि आप अगर आप जहाँ पे कोई डाटाबेस इंस्टॉल है कॉन्फ़िगर है तो वहाँ पे कोई एक डाटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसका अलग से होगा। कोई एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे कोई एक बड़ा नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ है या कोई लोकली नेटवर्क बना हुआ है या कोई भी नेटवर्क है जो वहाँ पे बनाया गया, तो उसके लिए एक अलग से कोई बंदा होगा जो कि पूरे पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा होगा। और इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए अलग से बंदा होगा। आपका जो वेब बेस्ड होता है, आपके डिफरेंट तरह के पोर्टल्स होते हैं एजुकेशनल साइट्स के, जिस तरह हमारे आईटी हब का वर्चुअल कैंपस है, ठीक है। मूडल की अगर हम बात करें तो मूडल को मैनेज करने के लिए वेब के ऊपर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर चल रहे थे उनको मैनेज करने के लिए एक अलग से बंदा होता है जिसको हम वेब एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। उसके अलावा कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स के लोग होते हैं, जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है होती है तो तब वो वाले लोग जो है उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर थे डिफरेंट, इनकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होंगी कि जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका क्या काम होता है, नेटवर्क वाला एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका क्या काम होता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर वो बेसिकली क्या करता है। ये बाय डेफिनेशन जो इनकी लफ्ज़ी तौर पे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। जिस चीज़ की समझ ना आई आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब ये एक वन बाय वन जो है आप चीज़ें आपको नहीं बता सकता, इतना टाइम भी नहीं है, और ये मेरे ख्याल से कोई बताने वाली भी नहीं है। बच्चों वाली चीज़ें आप लोगों ने एक बार पढ़ी तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट लिखे हुए हैं कि कैसे 1975 से लेके अब तक जो है डिफरेंट वेरिएंट जो हैं विंडो के वो रिलीज़ हुए। कुछ जो स्टार्ट वाले थे वो कमांड बेस्ड थे, उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन आती गई तो सिस्टम के अंदर आपके पास जो कमांड बेस है यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, यूज़र को जो है वो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए सिस्टम्स को, प्रोडक्ट्स को GUI बेस्ड जो कंप्यूटर सिस्टम है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया गया। ये सारे डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स है। इसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ ऊपर रेफरेंस लिंक है, अगर आपने इनके बारे में मजीद पढ़ना हो तो आप इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। ये लिनक्स और यूनिक्स के बारे में लिखा हुआ है, ये इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी थोड़ी सी, इसको भी आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट स्लाइड जो भी है
उसको डिस्कस करेंगे अपनी आउटलाइन के हिसाब से।